में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो यूनिट 8 है आपका, जो कि हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन अभी शुरू होने वाला है आपका, ये बहुत ज़्यादा आगामी आपके 2 महीने में लगभग एग्जाम है यूजीसी नेट के, उसके लिए तो फ्रूटफुल होगा ही। साथ ही जो भी स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं यूपीएचएससी एग्जाम में, एमपीपीएससी के एग्जाम में, उनके लिए भी ये बराबर महत्व का होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हायर एजुकेशन में जाने का जो आपका सपना होगा, तो उसमें क्यों आप इनको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे? आप क्यों ना अपने आप को इतना इस तरीके से जो अपना पैटर्न है पढ़ाई का इस तरीके से करें फॉलो अप कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो रहा है, साथ में आप इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं आपको, इससे जो आपका ये जो हेडेक होगा ना वो बहुत हद तक बट जाएगा। कैसे? जैसे आप देखिए यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य में अगर देखें जो आपका यूनिट 8 है नाटक संबंधी विधा, उसमें कुल अगर आप देखेंगे तो आपके टोटल सिलेबस में कितने नाटक हैं? टोटल आपके लगे हुए हैं नाटक 14 नाटक, है ना? अब ये सबसे मजे की बात आपके लिए ये है कि ये 14 नाटक में आपको बहुत सारे ऐसे नाटक मिलेंगे जो आपके यूपीएचएससी यानी हायर कमीशन में भी लगा है, एमपीपीएससी में भी लगा है, इवन अदर स्टेट के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें भी बहुत सारे जो है आपको नाटक मिल जाएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग कि आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में आपका ये भी प्रिपेयर हो रहा है क्योंकि आप यहाँ भी बैठेंगे ही बैठेंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे यहाँ पे ये जितने भी नाटक हैं, तो जब आपका यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, आपका पेपर का पैटर्न 2 ही है। किसी दिन हम उस पे भी लेक्चर लेंगे कि कैसे पूरा पेपर का पैटर्न है। यहाँ पे तो स्पेशली हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें आपका टोटल कितना यूनिट होता है? 10 यूनिट, है ना? और 10 यूनिट में भी आप अगर देखिए तो आपका जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो इधर के यूनिट होते थे, जो खासकर आपके सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक लगे होते थे, जिनको आप इग्नोर कर देते थे, बट आगामी आपने देखा होगा दिसंबर का या जो जून का एग्जाम है, वो काफी हद तक एनटीए ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। अब वो बहुत ही सतही तौर पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि इन डेप्थ जाके क्वेश्चन कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल ले, पहले क्या होता था कि आपके जो जैसे ये 14 नाटक हैं, कुछ तो ऐसे ही सीधे क्वेश्चन आ जाते थे कि आपको एक तरफ नाटककार के नाम और नाटक दे दिए और आपको ये बोला कि नाटक मिला दीजिए, या एक तरफ आपके नाटककार का नाम दे दिया गया, दूसरा उनका जो है डेट ऑफ बर्थ दे दिया, आप इनको सन को मिला लीजिए। बट अभी ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है, और खासकर अभी जो आप अपीयर होने वाले एग्जाम में उसमें तो काफी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी ने एक चीज न्यूज सुना होगा कि एनईपी 2020 जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी चीजें अब लागू हो रही हैं, उनमें इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि जो भी स्टूडेंट अपीयर होंगे यूजीसी नेट में, और उसमें भी हम 3 कैटेगरी में रिजल्ट को डिवाइड करके निकालेंगे, और उसमें भी ऐसा कैटेगरी हम डिवाइड कर देंगे कि कौन से बच्चे पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सोचिए, अब वो स्टूडेंट भी जो नेट क्वालिफाई है सब है, लेकिन जिनको पीएचडी में अनिवार्य रूप से मतलब कि दाखिला लेना ही है, तो वो भले ही कितने बार नेट क्वालिफाई हो, बट उनको बार बार अपीयर होना पड़ेगा। तो बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन आपके लिए होने वाला है ना? और फिर अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि आप ये देखिए कि आपका ये जो पूरा ये है, मान लीजिए नाटक विधा में भारतेंदु जी का, तो आपके ये जो जितने हैं पहले एक बार इसको देख लीजिए कि आपका जो पाठ्यक्रम है, भारतेंदु जी का जो नाटक है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है। दूसरा है प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, 3 नाटक आपके सिलेबस में। 3 नाटक तो सिर्फ किसके लग गए हैं? प्रसाद जी के। और फिर धर्मवीर भारती जी का आपके पाठ्यक्रम में लगा है, मान लीजिए वो अंधा युग नाटक, है ना? लक्ष्मी नारायण जी का अगर आप देखेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में कौन सा नाटक लगा हुआ है? सिंदूर की होली नाटक लगा हुआ है। इनके अलावा हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल का बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार नाटक, उपेंद्र नाथ अस का जो है अंजो दीदी नाटक, मनु भंडारी का महाभोज नाटक, और मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। अब इसमें आप कुछ तो चीजों को देख पा रहे होंगे, विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज आप बहुत ही फोकस होकर देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे ये अंधेर नगरी है ना? तो ये मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए ये अंधेर नगरी नाटक है। अब अंधेर नगरी नाटक आपके यूपीएचएससी में भी है, यहाँ पे एमपीपीएससी में भी है। अंधा युग नाटक आप देखेंगे
तो अंधा युग आपको नाटक दिखेगा, मतलब कि अंधा युग यहाँ पे दिखेगा, तो अंधा युग नाटक यूपीएचएससी में भी है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी है, देखिए धनवीर भारती का अंधा युग। यानी कुल इतने नाटकों में से जो आपके यूजीसी नेट के 14 नाटक लगे हैं, उनमें बहुत सारे नाटक है जो आपके हायर कमीशन में भी लगे, एमपीपीएससी में भी लगे हैं। तो मतलब आप एक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये पूरा कवर होता है। तो आज तो हम जो ये सेशन ले रहे हैं आपका, सबसे पहले हमारा ये मोटो था कि आप पहले पूरे पाठ्यक्रम को अपने कहीं पे भी इस चीज को लिस्ट लगा लीजिए कि हमें सिर्फ ये सिर्फ 14 नाटक ही नहीं खत्म करना है, उन नाटकों को इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा हायर कमीशन और ये वो भी तैयार होता चले। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग क्या है कि कोई भी जो है टेक्स्ट बुक जो लगे होते हैं उनको पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, हम समझ सकते हैं। और जब समय कम हो और इतने मोटे मोटे उपन्यास और सारी चीज़ें लगी हैं तो हम उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। बट अगर उसकी वजह से हमारे एग्जाम रुक रहे हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए एक बहुत अच्छा जो है तरीका आपका पढ़ने का, जो मैंने अप्लाई किया, अपना भी जैसे नेट क्वालिफाई 2 बार है तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका आपके लिए पता है क्या है? एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रसाद जी के नाटक को आज टारगेट रखा कि हमें 3 नाटक खत्म करने हैं, तो शायद आप अपने से खत्म ना कर पाए। उसके लिए ये है बेस्ट पॉसिबल तरीका कि जैसे यहाँ पे डेली हम करवाएंगे, आपको पात्र परिचय जो भी इम्पोर्टेंट है, तो मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे कि आपको वो नाटक विजुलाइज होने लगेगा। लेकिन फिर आपको करना क्या होगा, आपको पर डे कुछ लिंक प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि चंद्रगुप्त नाटक आज हम करा रहे हैं या स्कंदगुप्त करा रहे हैं, ध्रुव स्वामी करा रहे हैं, तो जो हमारे हिंदी साहित्य जगत में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे जो नाट्य मंचन वाली प्रस्तुतियां होती हैं, वो ये सारे नाटक उसमें बहुत सारे उनका नाट्य मंचन किया गया है। तो आप क्यों ना उन चीजों को पढ़ें, और वो आपको नहीं याद हो रहा तो नाट्य मंचन को, उन संवादों को ध्यान से सुनें। एक तो होता है कि आप मनोरंजन के लिए सुन लिए, वो आपको नहीं करना है। मनोरंजन के साथ आपको ध्यान रखना है कि हमें उनकी जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां होती हैं उनको भी अपने दिमाग में बराबर जो है सेव करते चलना है ना। तो इससे आपका जो पढ़ने का तरीका वो भी बहुत ही मोनोटोनस नहीं रहेगा, बहुत ईजी वे में आप पढ़ पाएंगे और चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद होंगी। क्योंकि पता है आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि भारतेंदु जी का अंधेर नगरी, अब आपको ऐसे तो याद नहीं कि अंधेर नगरी में, बस आपने पढ़ा कि हाँ गोवर्धन है, नारायण है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता कौन से अंक में वो गली में जा रहे हैं, कौन से अंक में वो सब्जी वाले से कुछ खरीद रहे हैं, कौन से अंक में अगर देखे तो उसको वो लटकाया जा रहा है। तो इसके लिए अगर आपको कोई चीज ऐसा विजुअलाइजेशन करने के लिए मिल जा रहा है तो सोचिए वो आपके लिए कितना आसान होगा, है ना। तो ये चीज आप सोचिए कि अब सिर्फ आपको किसी भी नाटक को, मान लीजिए आपने इसमें से, हाँ यहाँ पे आधे अधूरे हो गया या आषाढ़ का एक दिन, अब आषाढ़ का एक दिन आपने नाटक पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे विलोम है, आपने उसमें देख लिया कि ठीक है ये कवि वाल्मीकि जो है विलोम है, इसी तरीके से कालिदास की उस पे लिखा गया, उनके प्रेयसी के संबंध में लिखा गया। बट आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो इस तरीके से पूछेगा कि रंगनी ने संगनी से क्या कहा, रंगनी ने संगनी से कब क्या कहा, विलोम ने ये वाला वाक्य बोला था कि नहीं, यदि विलोम ने बोला तो ये वाक्य किससे बोला, फिर वो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कम से कम जो चीजें हमारे लिए सुविधाजनक है, अवेलेबल है, उनका हम फायदा लें। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एक करके आपको नाटक के बारे में जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, जैसे हमने मान लीजिए एक नाटक आषाढ़ का एक दिन लिया, तो हम इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि पहले तो आप ओवरऑल अपना व्यू बनाओ कि ये नाटक किसके संबंध में है, किस नाटककार ने लिखा, किस परिदृश्य में लिखा, क्या सोच के इस नाटक को लिखा गया। यानी मोहन राकेश जी ने आषाढ़ का एक दिन लिखा होगा, क्या सोच के उसको नाटक को लिखा। और इसके बाद आप जैसे ही नाटक में प्रवेश करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टेक्स्ट बुक की भूमिका। भूमिका से बहुत क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग भूमिका अक्सर इग्नोर करते हैं। तो जैसे ही हमने नाटक में एंट्री किया, उसकी भूमिका से संबंधित जो भूमिका है वो कुछ लेसन मतलब कि कुछ भी पेजेस में होंगे, उन भूमिका से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम कोट करेंगे। उनको कोट करने के बाद सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे पात्रों से, फिर पात्रों से संबंधित जो परिचय है उनको लेने के बाद थोड़ा सा कि ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां, ये इनसे कहा गया, ये उनसे कहा गया, ये कुछ चीजें, ऐसे करके हमारा जो नाटक का पढ़ने का एक तरीका रहेगा। अब देखिए, सिर्फ आपको जो टेक्स्ट बुक में लगे हैं नाटक सिर्फ यही पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपके टेक्स्ट बुक में जैसे भारतेंदु जी हैं, प्रसाद जी हैं, यानी एक साहित्य जगत में अगर देखें कि एक कालखंड को अगर किसी साहित्यकार ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, तो हमें उस साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रसाद जी की नाटकों में भूमिका क्या रही है? प्रसाद जी के क्रमशः कितने नाटक रहे हैं? उन नाटकों का जो उनका क्रम है, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अपनी कॉपी पे लिखना है। और ये कितने कम से कम जितने भी आपके सिलेबस में हैं, चाहे वो मोहन राकेश हो, मनु भंडारी हो, भारतेंदु जी हैं, प्रसाद हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में उनके इम्पोर्टेंट नाटक, उनके नाटक में योगदान, इनसे रिलेटेड हम चीज़ों को करेंगे। अगर आप इतना करते हैं कि टेक्स्ट बुक को देख लिया, कुछ वीडियोज़ जिस तरीके से हमने कहा विजुअलाइज़ेशन में उसको देख लिया, ये इम्पोर्टेंट जितने नाटककार हैं, इनके संबंध में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके नाटकों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनको कहीं पे नोट डाउन कर लिया, विश्वास मानिए बहुत ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये थोड़ा-सा होगा आपकी पढ़ाई का स्मार्ट तरीका। अब जैसे आपके इतने हैं सिलेबस में, तो ये मैक्सिमम आपके यूपीएचएससी में कवर हो ही जाएँगे। अब बचा जैसे लहरों का राजहंस, कोणार्क। अब जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी में अपीयर होंगे, उनके लिए कोणार्क है, लहरों का राजहंस वो भी करा देंगे। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि हम इसी तैयारी के दौरान अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी को कर रहे हैं। और 6, 7, 8, 9, 10 ये जो यूनिट है टेक्स्ट बुक वाली, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। आपकी सफलता का राज इसमें छिपा है। अब सिर्फ़ आगे की यूनिट यानी भाषा से संबंधित, हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित, बस वहीं से क्वेश्चन नहीं आता। आपका जो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक सभी नहीं पढ़ते हैं, इतने डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन वहीं से वो फँसाता है। और एक ये भी आपने देखा होगा कि पेपर फर्स्ट में जनरली बहुत ज़्यादा लाना मुश्किल हो जाता है, तो आपको अपने अपने पेपर पे कमांड होना चाहिए, उस पे आपका विश्वास कायम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन अब शुरू हो रहा है, आप लोगों का साथ ही इस सेशन को ज़रूर मिलेगा और कंटिन्यूअस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।